समास पर चर्चा कर रहे थे, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए समास के भेदों पर चर्चा करेंगे। हमारे समास के प्रथम भेद में आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहलाता है कि इसका पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है तथा सामासिक या समस्त पद अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव, अव्यय से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि अव्यय क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यय भाव के कि अव्यय क्या है। व्यय जो खर्च हो और अव्यय जो खर्च ना हो, है ना। तो हिंदी व्याकरण की भाषा में अव्यय क्या कहलाएगा? वह शब्द जिनके लिंग वचन कारक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि तैसे रहते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। जैसे यथा, प्रति, ये सब क्या है? इनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होगा। लड़की है, लड़की का अगर लिंग परिवर्तन करें तो लड़का, वचन परिवर्तित करें तो लड़कियां, हो गया। लड़की ने, लड़कियों ने। लेकिन यथा यथे नहीं होगा, प्रति प्रत्यय नहीं होगा, प्रता नहीं हो जाएगा, यथी नहीं हो जाएगा, वो जैसे का तैसा रहेगा। तो हम अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे? जहां पर यथा, शक्ति, प्रतिदिन इस तरह के शब्द आएंगे तो आप आराम से पहचान सकते कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। हाँ, तो फिर हम परिभाषा लिखेंगे अव्ययी भाव समास की, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समस्त पद अव्यय हो जाए। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता और समस्त पद अव्यय हो जाए। पहला पद उपसर्ग आदि जात का होता है, मतलब कि अव्यय है लेकिन उसमें भी उपसर्ग होता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति उपसर्ग लगाते हैं, उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाए। यथा शक्ति, यथा उपसर्ग भी है और अव्यय भी है। यथा संभव, यावत जीवन, जब तक है जीवन। व्यर्थ, व्यय, व्यर्थ, अनुरूप, ये सब शब्द बने। तो प्रतिदिन का मतलब हुआ दिन दिन, हर दिन, एक एक दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा रखने से इसका अर्थ बदल गया। यथा संभव, संभावना के अनुसार, संभावना के अनुसार। ठीक है। यावत जीवन, जीवन भर या जब तक जीवन है, जीवन भर या जब तक जीवन है। व्यर्थ, बिना अर्थ का, बिना अर्थ का। अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। आजन्म, और भरपेट। आजन्म, पूरे, जब तक जन्म है, जब तक जीवन है तब तक। जन्म भर, जन्म तक, जीवन भर, जन्म भर। भरपेट, पेट भर कर, पेट भर कर। ये सब कुछ उदाहरण हैं अव्ययी भाव समास की। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ही आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही सरल हमको व्याकरण लगेगा। अब हम आएंगे अगले भेद तत्पुरुष समास पर। परिभाषा इसकी याद कर लीजिए। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण हो और उत्तर पद विशेष से होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। अर्थात पहला पद विशेषण होगा, विशेषण शब्द होगा और वह गौण हो जाएगा, और दूसरा शब्द विशेष होगा और वह प्रधान हो जाएगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से क्या हो गया? मुक्त हो गया, ऋण मुक्त। दीनानाथ, दीनों के क्या है? नाथ है। ये चीज अगर हम समझ लेंगे तो हमें तत्पुरुष पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ तत्पुरुष समास है। दीनों के नाथ, ये हो गया। अब
हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं। कर्मधारय भी तत्पुरुष में गिना गया, द्विगु भी गिना गया, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर आएगा लुप्त कारक चिन्ह। लुप्त माने गायब, गायब हो गए हैं कारक चिन्ह, जिसमें वह तीसरा भेद हो गया। फिर आया अलुप, फिर उपपद, फिर नई और फिर लुप्त पद। अब हम जानेंगे कर। फिर पहले ध्यान देने की बात और है कि लुप्त कारक चिन्ह में के भी कई भेद हैं, 6 भेद हैं। और 6 भेद क्या है, जो हम लोग विभक्ति चिन्ह हिंदी में पढ़ते हैं उस भेद से इसके 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये सब विभक्तियां लुप्त कारक चिन्ह समास में लगी रहती हैं और वो लुप्त हुई रहती हैं, समास करते समय लुप्त हो जाती हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम कर्मधारय और द्विगु के बारे में जान लें। फिर समास, उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ कर्मधारय तत्पुरुष का ही भेद है। इसमें क्या कहा है कि उत्तर पद तो प्रधान होगा ही, तत्पुरुष के लिए ये आवश्यक ही है। तो उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें पूर्व पद का उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध भी होना आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तब वहां पर कर्मधारय समास आएगा। परिभाषा जान गए कि उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें पूर्व पद का उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो तब यह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे क्या है, नीलकंठ या महात्मा, पीतांबर। महात्मा महान है जो आत्मा, आत्मा का उपमान महान, आत्मा उपमेय और महान उपमान हो गया। उपमान उपमेय का संबंध हो गया यहाँ। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीलधन कंठ यानी नीला कंठ। पीतांबर, पीत है अंबर, अंबर यानी वस्त्र, पीला है, कैसा वस्त्र है, पीला वस्त्र है। तो यहाँ पर उपमाय पूर्व पद में उपमान और उपमेय का भी संबंध है। ये आसानी से समझा जा सकता है, बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाता है कर्मधारय समास। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विशेष्य पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आता है। हिंदी में ही अधिकतर यह होता है, संस्कृत में ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी में कभी कभी क्या होता है, विशेष्य पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आता है। जैसे मुनिवर, अब यहाँ पर मुनि धनवर दो वर क्या है, श्रेष्ठ है। मुनि तो श्रेष्ठ होते ही, लेकिन क्या है, मुनि की विशेषण पहले हो गया और मुनि विशेष्य हो गया और विशेषण बाद में आया। कैसे हैं मुनि, श्रेष्ठ हैं, वर मुनिवर। गुरुवर, गुरु कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरुवर हैं। ठीक है, ये कभी कभी अपवाद स्वरूप हो जाता है। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्वी हिंदी में जब क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, गिनती गिनते हैं। जैसे कहीं पर कहते हैं एगो, एक ठो, एक कोई चीज है, एगो, एक नग। कहीं पर ठो बोला जाता है, कहीं गो बोला जाता है। अंदाजा लगाइए, यहाँ भी कहते द्विगो, दूगो यानी द्विगो यानी गिनती गिन रहा है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि द्विगु, द्वि यहाँ पर संख्या है। समास की परिभाषा के पहले समास का नाम ही है दो, द्विगु। तो समझ लीजिए, इसी से इशारा आप समझ लीजिए कि यह संख्यावाचक समास है। और जब कभी संख्या से युक्त शब्द आ जाए तो आंख बंद करके आप वहां पर द्विगु लगा सकते हैं, परंतु कहीं कहीं पर इसका भी अपवाद है। इसे हम बहुब्रीहि में समझेंगे। पहले हम इसको समझते हैं। पंचवटी, 5 वटों वाला स्थान, 5 वृक्षों वाला, ऐसी जगह जहां पर 5 वृक्ष हों। चौमासा, चौधर्मासा, 4 मासों का समूह। तिराहा, 3 राहों वाला स्थान। नवग्रह, 9 प्रकार के ग्रह हैं। दोपहर, 2 पहर,
2 पल बीत गए, शताब्दी माने 100 वर्षों का शताब्दी हो गई। ये सब क्या हो गए, हमारे द्विग समास के भेद हो गए। फिर आता है हमारा लुप्त कारक समास। लुप्त कारक चिन्ह वाले समास कौन कौन से हैं? लुप्त कारक चिन्ह क्या बताता है? इस समास में जब समस्त पद बनाते हैं हम, तब उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक की विभक्तियां कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, उसका लोप हो जाता है। तथा समास जब विग्रह करते हैं तो करते समय उसमें से, पर, को, इन सब का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वर्गवास, अब यहाँ पर कर्म कारक तत्पुरुष हो गया, स्वर्ग को वास, यहाँ को है ये विभक्ति चिन्ह, को वास, यहाँ पर लुप्त हो गया है, समस्त पद जब बना और जब विग्रह किया गया तो स्वर्ग को वास, इस तरह से विग्रह किया जाएगा। यहाँ पर कौन सा है? कर्म कारक, यहाँ पर लुप्त हो गई है विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर लुप्त है। फिर तुलसी रचित या मन चाहा, तुलसी द्वारा रचित, मन से चाहा, करण कारक का चिन्ह है से या द्वारा, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष हो गया। फिर आया मार्ग व्यय या स्नान गृह, संप्रदान के लिए, किसी चीज के लिए जब होगा तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, हमें पता है। तो मार्ग के लिए व्यय, स्नान के लिए घर, ये सब क्या है? ये के लिए छिप गया है यहाँ पर। और अगर हम समस्त पद बनाए तो मार्ग व्यय स्नान गृह है, तो यहाँ पर के लिए विभक्ति छिपी हुई है, और जब हम इसका विग्रह कर देंगे तो ये खुल के इस तरह से आ जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पर तत्पुरुष का लुप्त कारक चिन्ह संप्रदान समास है। फिर आता है पंचमी विभक्ति जो हमारी है अपादान, अपादान कारक भी इसमें छिपा है। देश निकाला, इसमें 2 शब्द छिपे हैं, देश से निकाला, से यहाँ पर लुप्त है। गंगा का जल, संबंध, का, की, के, ये सब संबंध कारक होता है, तो गंगा जल में गंगा का छिपा हुआ है, जब हम विग्रह करेंगे तो वो आ जाएगा सामने, गंगा का जल, किसका जल? गंगा का जल। तो ये हमारा संबंध कारक समास हो गया तत्पुरुष। फिर नगरवास, अधिकरण समास का क्या चिन्ह है? में, पर, पे, ये सब, तो नगर में वास, आप बीती, आप पर बीती, या नहीं तत्पुरुष, नहीं का मतलब ही है नहीं, 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 ना के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग जब होगा तब वहां पर नहीं तत्पुरुष होगा। जैसे असभ्य, अब यहाँ पर अ का मतलब हो गया ना, जो नहीं सभ्य है, न सभ्य। अनंत, अनंत, जिसका अंत नहीं है, न अंत, अनंत। असंभव, जो संभव न हो, न है ना, न संभव, न अर्थ देते ही नहीं तत्पुरुष आ जाएगा। फिर आता है दूसरा अलुप्त तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है कि पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी प्रकार से उसमें छिपा रहता है, स्थित रहता है। जैसे मृत्युंजय, मृत, अब इसमें एक शब्द छिपा है, एक अक्षर म, कारक चिन्ह का म, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। संस्कृत में यदि यह होता तो कैसे होता? मृत्युम, ये द्वितीय विभक्ति लगी है, मृत्यु को जीतने वाला। बृहस्पति, बृहस्पति, बृहत है जो पति, बृहत ये छिपा है इसमें एक कारक चिन्ह, तो यहाँ पर हो गया अलुप्त तत्पुरुष। धनंजय, धन को जीतने वाला, धनम जय, धन को, धनंजय, धन को जीतने वाला, कुबेर को जीतने वाला। उपपद समास, इस समास में वाद वाला शब्द स्वतंत्र रूप से न आकर प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ आता है। जैसे स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला, सोने बनाने, सोना बनाने वाला। चर्मकार, चमड़े का काम करने वाला, कार लगा दिया गया और ये कार क्या है? प्रत्यय है। सर्वज्ञ, यह क्या है? प्रत्यय है। सब कुछ जानने वाला आदि, ये स्वतंत्र रूप से नहीं है, इसी में जुड़े हैं, 2 शब्द अलग अलग नहीं है, और उपपद तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब इसके बाद आता है तत्पुरुष का अंतिम भेद, लुप्त पद तत्पुरुष समास। क्या है कि इसमें देखिए, एक है लुप्त कारक
चिन्ह तत्पुरुष समास, और यह है लुप्त पद तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह जिसमें लुप्त है वो लुप्त पद कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये लुप्त पद, इसमें पद ही लुप्त हो गया, कारक चिन्ह तो लुप्त हुआ है और पद भी लुप्त हो गया है, छोटा सा एक शब्द बन गया और वो समास हो गया। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत, अब इसमें पद नहीं है, एक ही शब्द है जलपोत, और उसका हमने समास कर दिया। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया हो, अब इसमें कारक चिन्ह के साथ साथ पद भी लुप्त हो गए, इसलिए यह लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया। तो यह रहा तत्पुरुष और तत्पुरुष के भेद। अब अगले भाग में हम द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।